हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस सभी जगह एक जैसा नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, यानी कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर जो लैंडफॉर्म है, जो सरफेस है अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और कई ऐसे रीज़न हैं अर्थ पर जहाँ पर उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा नीचा है, प्लेन है। तो ये कितने टाइप के सरफेसेस हैं हमारी अर्थ पर और ये किस तरीके से फॉर्म्स हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारी अर्थ है उसका जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी कि ऊंचा नीचा है, सभी जगह एक समान सरफेस नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट, यानी कि जो हमारी लिथोस्फेयर है, जो हमारा भूमि वाला पार्ट है, जो सरफेस है हमारी अर्थ का, वो काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा रग्ड है और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा फ्लैट है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो लैंड फॉर्म्स बिल्डअप हुए हैं हमारी अर्थ पे, वो किस तरीके से हुए हैं, इसके होने का प्रोसेस क्या है। तो ये दो मेन प्रोसेसेस के थ्रू हुए हैं। यहाँ बोला गया है 2 प्रोसेसेस हैं जिनके तहत लैंड फॉर्म्स बिल्डअप हुए हैं हमारी अर्थ पर। और ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? ये है आपका एक इंटरनल प्रोसेस और एक है आपका, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 प्रोसेस हैं जिनके तहत या जिनकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसका लैंड सरफेस बिल्डअप हुआ है, यानी कि कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल प्रोसेस क्या है। तो जो इंटरनल प्रोसेस है जिसके वजह से जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, यानी डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो वो इंटरनल प्रोसेस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं अर्थक्वेक को, सुनामी को और आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स को। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारी लैंड है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, और जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसके नीचे भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती ही रहती हैं। और उन मूवमेंट्स में ही जब वो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये तो फिर आपको पता ही है कि अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, सुनामी की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके जो लैंड का जो एरिया है उसकी डिफरेंट टाइप्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि जैसे ही इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे उस इंटरनल प्रोसेस में आपका प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाए या फिर अर्थ हो जाए या फिर आपका सुनामी आ जाए, तो इनकी वजह से क्या होगा, या तो अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, या फिर सिंक कर जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना इंटरनल प्रोसेस के बारे में। और इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे कि एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में बोला गया है द एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। तो ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी कि बाह्य प्रक्रिया है जिससे कि बहुत सारे टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका वेयरिंग डाउन होता है किसी चीज़ का और वो कहीं पर जाकर रीबिल्ड हो जाता है। इसको इस एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यानी कि एक माउंटेन है, इस माउंटेन से आपके कुछ पत्थर हैं वो टूट कर गिरने लगे और वो टूटने के बाद कहीं और जाकर रीबिल्ड हो गए, यानी कि कलेक्टिवली वो एक जगह पर आ चुके हैं और उन्होंने एक नया लैंड का स्ट्रक्चर, यानी कि एक नया लैंड फॉर्म बना दिया है।
तो यहाँ से ये टूटने लगे तो ये वेयरिंग डाउन कर गए, ठीक है, और यहाँ पर जाकर ये रीबिल्ड हो गए। अब इसको भी हमने दो नाम दिए हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस में भी दो और प्रोसेस को इंक्लूड किया जाए जिसे कहा जाता है इरोजन और डिपोजिशन। इनके थ्रू ही कोई नया जो सरफेस का स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता है या एक नया लैंडफॉर्म मिलता है। जैसे कि इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, जब पत्थर यहाँ से टूट कर गिर रहे हैं तो ये हो गया आपका इरोजन, और ये पत्थर जहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, वहाँ इनका डिपोजिशन हो गया। तो इरोजन होने के बाद जब डिपोजिशन हुआ तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस हुआ, और एक एक्सटर्नल प्रोसेस में आपका क्या हुआ, एक नया लैंडफॉर्म बिल्ड हो गया। तो ये था एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो दो टाइप के प्रोसेस के थ्रू होती हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल प्रोसेस में क्या होगा, इंटरनल प्रोसेस में आपका या तो अर्थ है वो अपलिफ्ट कर जाएगी या सिंक हो जाएगी, है ना, और जो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होगा उसमें इरोजन और डिपोजिशन होगा, और एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू वेयरिंग डाउन होने पर आपका इरोजन हो जाएगा और रीबिल्ड जहाँ पर होगा वहाँ उसका डिपोजिशन कहलाएगा, जिसकी वजह से एक नया लैंडफॉर्म हमें देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो नए लैंडफॉर्म्स हैं ये बहुत यानी कि कई तरीके के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, और इन्हें हम बहुत टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो किसके द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस के होने के लिए कुछ चीज़ों का होना भी ज़रूरी होगा। जैसे कि जब ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होंगे तो ये आपके रनिंग वाटर की वजह से भी हो सकते हैं, आइस की वजह से भी हो सकता है और विंड की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कहीं पानी बह रहा है, मान लीजिए ये एक आपकी रिवर है, इस रिवर के आसपास कुछ एरिया है, तो ये रिवर अपने साथ कुछ स्टोन्स या फिर कुछ सॉइल कहीं ना कहीं लेकर ही जाएगी। इरोजन हो गया यहाँ से आपका मतलब कि जो वहाँ पे लैंड फॉर्म है उसका इरोजन किया, और ये कहीं ना कहीं जाकर ये उसको डिपॉजिट भी कर देगी जो रिवर है। तो इसके थ्रू यानी कि रिवर के थ्रू यानी पानी के थ्रू भी आपका एक प्रोसेस हुआ, और उस प्रोसेस के थ्रू एक नया लैंडफॉर्म हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि माउंटेन से जो नदियाँ बहकर आती हैं, उन रिवर्स के साथ साथ कुछ पत्थर कहें, स्टोन्स कहें या फिर कुछ भी मिट्टी कहें, तो वो आगे जाती है और जो नीचे प्लेन सरफेस है वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ का एरिया बनाती जाती है। तो वहाँ एक उसने नया लैंडफॉर्म बिल्ड कर दिया। इसी तरीके से अगर बात की जाए हमारी विंड की, तो विंड भी यही करती है। अगर कोई माउंटेन है, विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चली तो उसने भी यहाँ के पत्थरों को गिराना शुरू कर दिया। यहाँ से टूटकर पत्थर गिरे, वो कहीं पर जाके डिपॉजिट हो गए, तो यहाँ पर भी एक नया लैंडफॉर्म बन गया। इसी तरीके से आइस के बारे में भी कहा जा सकता है। जो ग्लेशियर्स होते हैं, आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हमारे अर्थ पर, तो उन ग्लेशियर में जो आइस है, उन आइस के वजह से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बिल्डअप होते हैं। तो इन्हें हम पढ़ेंगे आगे, जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू हमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं हमारी अर्थ पर। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. तो हम different landforms को बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वो उनका एलिवेशन क्या है और उनका स्लोप क्या है। यानी कि लैंडफॉर्म्स क्या होंगे, या तो उनमें एलिवेशन होगा, ऊंचाई होगी, या फिर एक स्लोप में होंगे, वो है ना। माउंटेन्स में हम इन्हें देख सकते हैं, प्लेटूज़ के रूप में देख सकते हैं और प्लेन्स के रूप में देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा इस पिक्चर को देख लेते हैं।
हमने पढ़ा डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो ये लैंड फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, माउंटेन के टाइप में भी होंगे, कुछ प्लेटूज़ होंगे आपके, कुछ प्लेन होंगे, बेसिन्स होंगे, माउंटेन रेंजेस होंगी। तो माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में क्या फ़र्क है, सिंगल माउंटेन होगा हम उसे माउंटेन ही बोलेंगे, लेकिन जब वो कलेक्टिव फॉर्म में होंगे माउंटेन्स बहुत सारे तो उन्हें माउंटेन रेंजेस बोला जाएगा। जैसे कि आपकी आल्प्स माउंटेन रेंज हो गई, हिमालयन माउंटेन रेंज हो गई, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है आपका माउंटेन। अब हम पढ़ेंगे कि माउंटेन कैसे बिल्ड होते हैं। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन है वो पृथ्वी का एक नेचुरल एलिवेशन है, एक प्राकृतिक ऊंचाई है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो माउंटेन होते हैं हमारे, उनकी एक छोटी समिट होती है और उनका बेस बहुत बड़ा होता है ना। इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरियाज़। और ये आपके आसपास वाले एरियाज से भी बड़े होते हैं, है ना। जो ये माउंटेन है, इनका जो आसपास का एरिया होगा उससे तो ये बड़े ही होंगे, इसीलिए इन्हें माउंटेन बोला गया है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। और बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं आपके वो क्लाउड से भी ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे जैसे ही हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगता है, ठंडा होने लगता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं हमारे, उन पर जो रिवर्स हैं, आइस की रिवर्स हैं, यानी कि जमी हुई नदियां हैं बर्फ़ की, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और उन्हें ग्लेशियर बोला जाता है। जो हमारे माउंटेन्स हैं उन पे बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है और उसी को हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो सी के नीचे हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी कि समुद्र के नीचे हैं गहराई में, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। और क्योंकि माउंटेन का जो एरिया होता है इसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता है लोगों के रहने के लिए, तो बहुत कम लोग ही हैं जो कि माउंटेन के जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पर रह पाते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और जो माउंटेन का जो एरिया है वो इतना प्रॉपर नहीं है खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पर फार्मिंग भी बहुत कम की जाती है। यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे इस इमेज में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि माउंटेन्स के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि माउंटेन्स, जब बहुत सारे कलेक्टिव माउंटेन्स हैं और उन्हें अरेंज कर दिया जाए तो वो माउंटेन रेंज कहलाते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जो कि उनकी एक सीरीज़ है, पैरेलल चल रही है, और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के हैं। जैसे कि हमारे हिमालयन माउंटेन्स हो गए, आल्प्स हो गया, एंडीज़ हो गए, है ना। और यूरोप एंड साउथ अमेरिका की भी जो माउंटेन रेंज है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो अब आ गए हम इसके प्रॉपर पार्ट पे। जो माउंटेन्स हैं उनके क्या टाइप होते हैं, उनके 3 टाइप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो ये तीनों जो माउंटेन्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है हम ये जानेंगे, पर उसको जानने से पहले यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बताई गई हैं। वो ये है, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फॉल माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक। तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं और अल्प माउंटेन्स हैं ये यंग फॉल माउंटेन्स में आते हैं, और इनकी जो पीक है वो बहुत ही कॉनिकल है, बहुत ही शार्प है, और इनका जो एरिया है, ये जो सरफेस है बहुत ही रग्ड है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा इसमें द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। जो अरावली रेंज है इंडिया की वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में आती है वर्ल्ड की।
द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये जो अरावली रेंज है ये इरोजन के प्रोसेस के थ्रू से बहुत ज़्यादा टूटती और झड़ती रहती है या टूटती और झड़ती रही है। फिर अब बात करेंगे हम दी एल्पाचीन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रशिया। तो एल्पाचीन्स कहाँ हैं आपकी, तो यह है आपकी नॉर्थ अमेरिका में और यूराल माउंटेन है आपके रशिया में। और ये दोनों ही जो माउंटेन रेंज हैं इनके राउंड फीचर्स हैं, यानी कि इनका जो पीक है वो बहुत कॉनिकल नहीं है हिमालयन और आल्प्स की तरह, बल्कि इनका जो ये जो पीक है ना, ये कॉनिकल ना होके ये बहुत ज़्यादा राउंडेड है और इनका जो एलिवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बाकी माउंटेन्स में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, पर इनमें ऊंचाई नहीं है, इनका एलिवेशन थोड़ा सा लो है कंपैरेटिवली। कॉनिकल जिनकी पीक है यानी कि हिमालय की और आल्प्स की, इनके कंपैरिजन में ये जो यूराल और ये जो एल्पाचीन्स हैं इनका जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो कम है। और ये जो एल्पाचीन्स हैं और यूराल माउंटेन हैं ये दोनों ही बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब हम बात करेंगे ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, मान लीजिए ये माउंटेन्स हैं नॉर्मल, अब इनकी जब हाईएस्ट पीक टूट जाए है ना और ये स्क्वायर शेप में आ जाए इस टाइप में, तो इन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स की जो पीक होती है वो कॉनिकल होगी या फिर थोड़ी राउंड शेप में होगी, लेकिन ब्लॉक माउंटेन की जो पीक होगी वो कैसे होगी, वो स्क्वायर शेप में होगी। और इसमें भी दो कैटेगरीज में होगी, जो अपर पार्ट होगा आपका माउंटेन का और उसमें जो स्क्वायर वाला शेप होगा उसको होस्ट बोला जाएगा, और जो लोअर माउंटेन होगा आपका ब्लॉक माउंटेन लोअर पोजीशन पे होगा, उसकी जो एरिया होगा आपका स्क्वायर वाला उसको बोला जाएगा आपका ग्रेबन। तो याद रखिएगा होस्ट किसे बोला जाएगा, अपर वाले एरिया को, और लोअर वाले एरिया को ग्रेबन बोला जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स में। अब पढ़ेंगे हम रिने और वॉक्स माउंटेन के बारे में कि ये कहाँ पर है। ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं रिने वैली और वॉक्स माउंटेन। तो ये कहाँ पर है, ये आपके यूरोप में है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि रिने वैली और वॉक्स माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके यूरोप में और ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करेंगे हम वोल्केनिक माउंटेन्स की, जो थर्ड टाइप का वो माउंटेन है। पहला था हमारा फोल्डेड माउंटेन्स, दूसरा था ब्लॉक्स माउंटेन और तीसरा है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे वोल्केनोज हैं अर्थ पर, कुछ एक्टिव हैं कुछ एक्टिव नहीं है, लेकिन जो एक्टिव हैं वो जब बहुत ज़्यादा हीट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है उनके, तो जो लावा होता है वो सरफेस पर आने लगता है। तो जैसे ही ये सरफेस पर आएगा आपका लावा, तो ये एक नई टाइप की सरफेस क्रिएट कर देगा। तो वो जो आपका माउंटेन होगा जहाँ से ये लावा निकल रहा है और जहाँ पर फैल रहा है, तो ये सारा जो एरिया होगा वो आपका कहलाएगा वोल्केनिक माउंटेन। तो ये जाना हमने वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। 3 टाइप के माउंटेन पढ़े हमने। पहला था हमारा फोल्डेड, दूसरा था हमारा ब्लॉक, थर्ड था हमारा वोल्केनिक। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में जो हमारे माउंटेन्स थे वो कुछ इस टाइप के थे और कुछ इस टाइप के भी, यानी कि कॉनिकल पीक वाले भी थे और कुछ हमारे इस टाइप की पीक वाले भी थे, जो कि कॉनिकल ना होके थोड़ी सी सर्कुलर है उनकी जो पीक है, जो उनकी चोटी है। फिर हमने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े। ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस टाइप के हैं, उसकी जो पीक होती है वो कुछ स्क्वायर शेप में होती है, और इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। अपर वाली जो होगी उसे होस्ट कहा जाएगा, जो लोअर वाली होगी उसे ग्रेबन कहा जाएगा। थर्ड हमने माउंटेन पढ़ा वोल्केनिक माउंटेन, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। तो अब यहाँ पर माउंटेन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि माउंटेन्स जो हैं वो स्टोर हाउस होता है पानी का,
ग्लेशियर जो होते हैं वो बहुत सारी नदियों के मेन सोर्सेज हैं, यानी कि बहुत सारी नदियाँ ग्लेशियर से ही निकलती हैं। फिर ये बोला गया है कि जो रिवर वैलीज़ हैं और जो टेरेसेस हैं वो आइडियल होते हैं क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए। माउंटेन्स से हमें बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी का फ्लोरा और फोना मिलता है और बहुत कुछ हमें फ्यूल मिलता है खाने के लिए, रहने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं हमारे यूज़ के लिए। कहाँ से? माउंटेन से। तो ये माउंटेन्स की कुछ विशेषताएं थी। हमने ऊपर जो माउंटेन्स पढ़े थे उनमें हमने एक वोल्केनिक माउंटेन पढ़ा था, थर्ड वाला। तो ये आपको वोल्केनिक माउंटेन की ही एक पिक्चर दे रखी है और यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होता है। तो ये जो आपका मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा आपका ऊपर गया, ये फिर बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होके जो लावा है आपका वो नीचे गिरने लगा, और ये जो मोल्टन रॉक्स हैं फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा, जो कि साइड से जा रही है मोल्टन रॉक्स, इसको लावा कहा जाता है। और यही जो है आपकी फॉर्म करती हैं वोल्केनिक माउंटेन को। तो ये हमने पिक्चर के थ्रू जाना वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जो माउंटेन्स है वो आइडियल साइट हैं टूरिस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी होता है माउंटेन्स पर। दे विज़िट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, बहुत अच्छी ब्यूटी होती है वहाँ की, दृश्य होता है माउंटेन्स का, इसलिए वहाँ टूरिस्ट जाना भी बहुत पसंद करते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है, हैंड ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग बहुत पॉपुलर है माउंटेन्स में। तो ये जाना हमने माउंटेन्स के बारे में। तो हमने पढ़ा और जाना माउंटेन और टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में। लेकिन किसी भी लैंडफॉर्म को माउंटेन की कैटेगरी में रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी है, और वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, चलिए जानते हैं उसको। अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो हिल है आपकी, जो पहाड़ी है, वो उसके आसपास वाले एरिया से ज़्यादा हाइट की होती है। जनरली अ स्टिप हिल with an elevation of more than 600 meters is termed as mountain, और 600 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को माउंटेन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना उस कंडीशन के बारे में जिसे फुलफ़िल करने के बाद किसी भी हिल को हम माउंटेन की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम बात करेंगे प्लेटूज़ के बारे में। अ प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये जो प्लेटू है ये आपका एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड की तरह होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव दी सराउंडिंग एरियाज़। जो इसकी सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में प्लेटू की ऊंचाई ज़्यादा होती है, और ये एक टेबल लैंड की तरह होता है, यानी कि इसका जो फ्लैट सरफेस है वो एक टेबल की तरह होता है, फ्लैट होता है और ऊंचा होता है। अगर सीधे सीधे से समझा जाए तो जो हमारी माउंटेन्स हैं वो कुछ इस तरीके के भी थे, कुछ इस तरीके से भी थे और कुछ इस तरीके से भी थे, लेकिन इनकी हाइट जो है वो प्लेटू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट प्लेटू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जबकि प्लेटू की हाइट कम तो होती है लेकिन उसके भी जो आसपास के एरियाज़ हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये जो प्लेटू है इसकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक की भी हो सकती है। और ये हमारे जो प्लेटू हैं इनको भी माउंटेन्स की तरह नए या पुराने का होते हैं, यानी कि हमारे माउंटेन्स में भी कुछ नए माउंटेन थे, कुछ पुराने माउंटेन रेंजेस थे, वैसे ही प्लेटूज़ में भी कुछ नए प्लेटूज़ होते हैं, कुछ पुराने प्लेटूज़ होते हैं। इंडिया का ये जो दक्कन का प्लेटू है, इसमें आपको जो एग्जांपल दिया गया है द दक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ये ओल्डेस्ट प्लेटूज़ में आता है, यानी कि जो पठार हैं हमारी पृथ्वी पर उनमें से पुराने पठारों में से अगर नाम लिया जाए तो उनमें से एक भारत में दक्कन का पठार भी होगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। एग्जाम्पल है केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, और ऑस्ट्रेलिया का जो आपका वेस्ट प्लेटू है
वो भी इसी तरीके की प्लेटूज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर नाम आया है तिब्बत प्लेटू का, और तिब्बत प्लेटू की इन्होंने जो हाइट बोली है, इन्होंने बताया है कि ये मीन सी लेवल से 4000 से लेकर 6000 तक मीटर तक ऊंचा है। जो तिब्बत का पठार है, वो तिब्बत का पठार विश्व का एक तो सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा प्लेटू है तिब्बत प्लेटू, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अब आगे जानते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है। प्लेटूज़ आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। और हम जानते ही हैं कि जो हमारे प्लेटूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया। और जो भी माइनिंग एरिया है वर्ल्ड का, वो ज़्यादातर आपके प्लेटूज़ पर यानी कि पहाड़ों पर ही मिलेगा। हमने अभी पढ़ा कि जो पठार हैं, जो प्लेटूज़ हैं, वो बहुत उपयोगी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं हमें, और विश्व के बहुत सारे खनन क्षेत्र जो हैं वो पठारी भागों में ही स्थित हैं। आगे इन्होंने बताया है दी अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा प्लेटू है जो कि फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, तो वो होगा आपका अफ्रीकन प्लेटू। In India, huge reserves of the iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू किस लिए फेमस है? जो कि इंडिया में है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? इंडिया में है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कोल और मैग्नीज़ पाया जाता है। यहाँ पर आयरन, कोल और मैग्नीज़ की माइंस हैं बहुत ज़्यादा। In the plateau areas there may be several waterfalls as the river falls from a great height। और ये जो प्लेटू हैं यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इन इंडिया दी हुंद्रू फॉल्स इन दी छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुबर्ण रेखा एंड दी जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। इन प्लेटूज़ में जो वाटरफॉल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, इंडिया में बताया गया है कि हुंद्रू वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेटू में है। और किस रिवर पर है? तो सुबर्ण रेखा रिवर पर है। हुंद्रू फॉल छोटा नागपुर प्लेटू में है जो कि सुवर्ण रेखा रिवर पर है, और जोग फॉल्स जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, जोग फॉल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये कुछ वाटरफॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो कि पठारों पर मिलते हैं, यानी कि पठारों में हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जोग फॉल्स कहाँ पर स्थित है। तो जोग फॉल्स आपका कर्नाटका के प्लेटू पर है। और छोटा नागपुर प्लेटो में क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो में आपका हुंद्रू फॉल्स देखने को मिलता है जो कि सुवर्ण रेखा रिवर पर है। तो यहाँ पर हमने जाना वाटरफॉल्स के बारे में। The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation। और जो लावा प्लेटूज़ होते हैं, लावा कहाँ से निकलता है? लावा निकलता है आपके वोल्केनोज से, है ना। वोल्केनोज से हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स भी बनते हैं, और उनसे हमारे प्लेटूज़ भी बनते हैं। और इन लावा प्लेटूज़ में क्या होता है? ये रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत अच्छी कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है? तो वो आपकी कॉटन के लिए, कपास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में, यानी कि मैदानों के बारे में। मैदान यानी कि जो प्लेन्स हैं हमारे, वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। और ये मीन सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते हैं। इनकी जो हाइट है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है मध्य समुद्री तल से। बहुत सारे प्लेन्स जो है, मैदानी इलाके जो हैं, वो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा समतल होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी जगह ये मैदानी इलाके भी बहुत ज़्यादा समतल नहीं होते, उनमें थोड़े से डिफरेंस पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो बहुत सारे मैदानी इलाके हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, या तो रिवर्स के थ्रू बनाए गए हैं या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों से बनाए गए हैं। जब रिवर्स फ्लो डाउन करती हैं माउंटेन्स से, तो वो माउंटेन्स को इरोड करती हैं। जैसे कि अगर कोई नदी किसी माउंटेन से बह रही है, तो जब वो बहेगी तो वो अपने साथ साथ माउंटेन
कि कुछ सोइल को, कुछ उसके स्टोन्स को या फिर सैंड को अपने साथ बहाकर ले जाएगी और कहीं एक जगह जाकर उसको डिपॉजिट कर देगी। तो जो हमने प्रोसेस पढ़ा था एक्सटर्नल प्रोसेस, उसमें हमने इरोजन और डिपोजिशन पढ़ा था। तो ये जो नदी है वो वही काम करेगी, इरोजन करेगी फिर डिपोजिशन करेगी, और जहाँ वो माउंटेन से लाए हुए सैंड का, स्टोन का या फिर सॉइल का डिपोजिशन करेगी, उस जगह पर प्लेन्स का बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी अर्थ पर प्लेन एरियाज़ को फॉर्म किया गया है। फिर इन्होंने आगे बोला है कि जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जनरली ये जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है यहाँ पे। Thus these plains are very thickly populated regions of the world। इसीलिए ये प्लेन्स वर्ल्ड के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। Some of the largest plains made by a river are found in Asia and North America। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया these plains are formed by गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगजे इन चाइना। तो एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगजे नदी का मैदान इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं, प्रमुख उदाहरण हैं। फिर इसमें बताया गया है कि ये जो प्लेन्स हैं यानी कि ये जो मैदानी इलाके हैं वो ह्यूमंस के लिए रहने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत होती है और जनसंख्या बहुत होने का कारण है इसका फेवरेबल कंडीशन होना, किसके लिए? लोगों के रहने के लिए। जब लोग वहाँ पर रह रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। मकानों को बनाना आसान होगा, वहाँ पर आपकी खेती करना भी वहाँ पर आसान होगा क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि समतल भूमि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मिलती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त भी होता है। भारत में जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं यानी कि भारत में गंगा का मैदान जो है वो देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे हाईली या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है प्लेन्स के अंदर, मैदानी भागों के अंदर इंडिया में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है, तो वो होगा आपका इंडो गैंगटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल यानी स्थल रूप एवं लोग। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में रहने वाले लोगों के लाइफ के बारे में। हम ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट तरीके से रहते हैं। जैसे कि माउंटेन्स पर जो रहने वाले लोग हैं उनका लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनके पास मच बेटर कंडीशन होती है वहाँ पर रहने के लिए। माउंटेन्स पर रहने वाले लोग ना तो अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं यानी कि वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है अच्छे से, हाउस बिल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, रोड्स भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है। जबकि जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनके पास एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर लैंड होती है और फर्टाइल लैंड भी होती है, हाउसेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनका लाइफ जो माउंटेन्स पर रहने वाले लोग हैं उनके लाइफ से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और इसमें कुछ सजेशन भी दिए गए हैं। सजेशन ये दिए गए हैं कि हम जहाँ और जिस तरीके की लैंड पर रहते हैं और हमारे आसपास जिस तरीके की भी लैंड फॉर्म्स हैं हम उनका मिसयूज़ ना करें बल्कि उनका यूज़ करें प्रॉपरली। वो कैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एग्रीकल्चर की लैंड है यानी कि बहुत फर्टाइल लैंड है और उस पर एग्रीकल्चर ना करके वहाँ पर
हाउसेस को बिल्ड कर दिया जाता है। तो ये इस एक तरीके से उस लैंड का मिसयूज़ हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग कहीं भी इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं और गंदगी फैला देते हैं, जिससे कि हम अपनी लैंड्स को गंदा करते हैं, हम अपने नेचर को भी गंदा करते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और जो भी उपलब्ध भूमि है वो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है, बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन इसका एक बार हम अच्छे से और रिवीजन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। एक शॉर्ट रिवीजन, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से कवर किया है। तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस से। इन दो प्रोसेस से ही डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं हमारी अर्थ पर। और बहुत सारे लैंड फॉर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माउंटेन रेंजेस को, प्लेटूज़ को और प्लेन्स को। और ये भी पढ़ा था कि एक्सटर्नल प्रोसेस जो हैं हमारे, उसमें भी इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से लैंड फॉर्म्स होती हैं। फिर हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। तो माउंटेन्स के टाइप्स हमने पढ़े थे फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। फिर हमने अपना नेक्स्ट जो पॉइंट कवर किया था वो किया था प्लेटूज़ के बारे में। प्लेटूज़ के बाद हमने अपना जो पॉइंट है वो कवर किया प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाकों के बारे में। और लास्ट में हमने जो लैंड फॉर्म्स हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा, यानी कि कैसे कुछ लोग जो कि डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स में रहते हैं और कुछ और लोग जो अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स में रहते हैं, उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। और हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से हमें अपने डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स का यूज़ करना है, उनका मिसयूज़ नहीं करना है। और जो भी हमारे लैंड एरियाज़ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है, हमें उन्हें गंदा नहीं करना है। इसके लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम। ये जो स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम है, इसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और इसे स्टार्ट करने का रीज़न क्या है वो जान लेते हैं। कहते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है। तो हेल्दी बॉडी के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए चाहिए हमें। और वो हैं आपकी क्लीन एयर, क्लीन वाटर और हाइजीनिक सराउंडिंग्स। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में जाना डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।